ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं प्रवीण कुमार चंदेल, सहायक आचार्य वनस्पति शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बीएससी पार्ट 3 के विद्यार्थियों के लिए है, जो उनके विषय वनस्पति शास्त्र के प्रथम प्रश्न पत्र पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण जैविकी से संबंधित है। आज का हमारा टॉपिक है जियोमॉर्फोलॉजी, भूगर्भीय आकृतियाँ या मरुस्थल में निर्मित आकृतियाँ। जियोमॉर्फोलॉजी यह टॉपिक जय नारायण विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम अनुसार इस प्रश्न पत्र की इकाई 4 में शामिल किया गया है। जियोमॉर्फोलॉजी, भूगर्भीय आकृतियाँ या मरुस्थल में निर्मित आकृतियाँ। हमने मरुस्थल के अंदर विभिन्न प्रकार के जलवायवीय कारकों के बारे में बात की थी। हमने ये भी देखा कि मरुस्थल के अंदर जो वायु है वो अति तीव्र वेग से चलायमान रहती हैं। तो इस तीव्र वायु के कारण मरुस्थल में या रेगिस्तान में विभिन्न प्रकार की आकृतियों का निर्माण होता है। तो कौन कौन सी आकृतियों का निर्माण वायु के द्वारा होता है, उसके बारे में हम बात करते हैं। अपवाहन बेसिन या वात गर्त वायु द्वारा असंगठित या ढीले कणों के उड़ा लिए जाने से निर्मित गर्त को अपवाहन बेसिन कहते हैं। अर्थात हम ये देखें कि गर्त है, ये गड्ढा बन गया है, जो अति तीव्र वेग से जो वायु चल रही थी उसके कारण वहाँ पर जो असंगठित या ढीले या कहेंगे हम कि वीक बाइंडिंग से जो कण वहाँ थे वो उड़ गए हैं और वहाँ पर एक गर्त बना है, गड्ढा बना है। उस गड्ढे को हम अपवाहन बेसिन कहते हैं। हवाओं द्वारा इनके निर्मित होने के कारण इनको पवन या वात गर्त भी कहते हैं। अब इनका जो रीज़न है कि हवाओं के कारण हो रहा है या वायु के कारण या विंड के कारण हो रहा है, तो हम इसको पवन या वात गर्त भी कहते हैं। इनका आकार प्राय तस्तरी नुमा होता है, प्लेट लाइक होता है, तस्तरी के समान दिखाई देता है, डिस्क लाइक। इस प्रकार के वात गर्त सामान्यतः सहारा, कालाहारी, मंगोलिया तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी शुष्क भागों में बहुतायत से पाए जाते हैं। तो इस प्रकार के आपको अपवाहन बेसिन, जैसे नाम लिखा है, सहारा का जो डेजर्ट है उसके अंदर है, कालाहारी नाबीब का डेजर्ट है, मंगोलिया के अंदर गोबी का मरुस्थल है और संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी शुष्क भागों में बहुतायत से पाए जाते हैं। दूसरे प्रकार की जो भू आकृति है जो मरुस्थल के अंदर बनती है वायु के कारण, वो है आपके इंसेलबर्ग। जर्मन भाषा के इस शब्द का अर्थ पर्वत, द्वीप या द्वीपीय पर्वत होता है। तो ये जर्मन भाषा का शब्द है जैसा लिखा गया है, और जिसका शाब्दिक अर्थ है वो पर्वत द्वीप या द्वीपीय पर्वत कहते हैं। मरुस्थलों में सेलों अथवा चट्टानों के अपक्षय, वेदरिंग होती है तथा अपर्दन, इरोजन होता है के कारण कोमल सेल आसानी से टूट जाते हैं, परंतु कठोर सेल के अवशेष भाग ऊंचे ऊंचे टीलों के रूप में बच जाते हैं। इन्हीं आकृतियों को इंसेलबर्ग कहते हैं। ये प्राय गुंबदाकार होते हैं तथा इनका निर्माण ग्रेनाइट या नीस नामक चट्टानों के अपर्दन तथा अपक्षय द्वारा होता है। तो इंसेलबर्ग का निर्माण उन चट्टानों से होगा जिनमें से कोमल भाग तो वायु के द्वारा वेदर्ड या इरोजन होता है, अपक्षय या अपर्दित हो जाता है, और जो कठोर भाग है वो शेष रिमेनिंग पार्ट्स के रूप में बचे रह जाते हैं और प्राय डोम शेप्ड दिखाई देते हैं, और इन्हीं हम इंसेलबर्ग कहते हैं। तीसरा जो भूगर्भीय आकृति है वो है आपका छत्रकशिला। मरुस्थलीय भागों में यदि कठोर सेल के ऊपरी आवरण के नीचे कोमल सेल लंबवत रूप में मिलती हैं, तो उस पर वायु के अपघर्षण के प्रभाव से विचित्र प्रकार के स्थल रूप का निर्माण होता है। तीव्र वायु के साथ रेत तथा धूल के कणों की प्रचुरता सतह से 6 मीटर की ऊंचाई तक ही होती है। ऊपर जाने पर क्रमशः इनकी मात्रा कम हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप
वायु द्वारा चट्टानों के निचले भागों में अत्यधिक अपघर्षण द्वारा उसका आधार कटने लगता है, जबकि उसका ऊपरी भाग अप्रभावित रहता है। इस तरह छतरी नुमा स्थल का निर्माण होता है, जिसे छत्रक शिला कहते हैं। सहारा में इसे गारा तथा जर्मनी में इसे पिट्स फेल्सन के नाम से पुकारा जाता है। तो छत्रक शिला का निर्माण आप देख सकते हैं कि नीचे का जो भाग है वो वायु के तीव्र वेग के कारण अधिक अपघर्षण के द्वारा ये अपर्दित होता है, ये कट जाता है। तो आप ये देखेंगे कि जो ऊपर का भाग है वो, क्योंकि वायु की जो तीव्रता है, या हम कहेंगे जैसे इसमें बताया है कि धूल कणों की जो प्रचुरता है वो 6 मीटर की ऊंचाई तक ही रहती है और उससे ऊपर नहीं रहती है। तो 6 फीट की जो ऊंचाई है उसके ऊपर का जो भाग है वो अप्रभावित या अनअफेक्टेड रहता है। तो जिसके कारण आपको इस तरह की आकृति मिलेगी। इस तरह से आप देख सकते हैं इस तरह कि नीचे वाला भाग तो आपका अपर्दित हो गया है घर्षण के कारण, और ऊपर का जो भाग है वो आपका अनअफेक्टेड है। तो आपको इस तरह से ज़मीन के ऊपर इस तरह का पोर्शन दिखाई देगा कि नीचे का भाग एक पॉइंट के रूप में और ऊपर एक चौड़े भाग के रूप में। तो इस तरह से हमें दिखाई देगा कि एक छत्रक शिला ये छत्र के रूप में दिखाई देगी। तीसरा जो आपका भू आकृति है वो उसको हम कहते हैं भूस्तंभ। शुष्क प्रदेश में जहाँ पर असंगठित तथा कोमल सेल के ऊपर प्रतिरोधी सेल का आवरण होता है, वहाँ पर इस आवरण के कारण नीचे के कोमल सेल का अपर्दन नहीं हो पाता है। तो ये यहाँ देखेंगे जो सॉफ्ट जो रॉक होती है वो ऊपर की जो हार्ड रॉक होती है उसके द्वारा प्रोटेक्टेड रहती है, परंतु समीपी कोमल चट्टान का अपर्दन होता रहता है। लेकिन जो पास की जो कोमल चट्टान है उसका अपर्दन होता रहेगा, जिसके कारण समीपस्थ सेलें कट कर टूट जाती हैं। इस प्रकार कठोर सेल का आवरण भाग एक स्तंभ के रूप में सतह पर दिखाई पड़ता है, इसे भू स्तंभ कहते हैं। तो यहाँ एक स्तंभ के रूप में देखने को मिलेगा हमें, स्टैम्प के रूप में सीधा खड़ा भाग कठोर चट्टान का, और पास की जो कोमल चट्टान है वो वेदर्ड हो जाती है, टूटकर अलग हो जाती हैं। तो एक स्तंभ के रूप में दिखाई देने के कारण इसे हम भू स्तंभ कहते हैं। पांचवा जो भू स्थलाकृति हैं वो आपके हैं भू आकृति ज्यूजेन। मरुस्थलीय भागों में यदि कठोर तथा कोमल सेलों की परतें ऊपर नीचे एक दूसरे के समानांतर होती हैं तो अक्षय या वायु द्वारा अपर्दन के कारण विचित्र प्रकार के स्थलों का निर्माण हो जाता है, जिसका ऊपरी भाग कम चौड़ा तथा निचला भाग अधिक चौड़ा होता है। परंतु उन स्थल रूपों के ऊपरी भाग पर कठोर सेल का आवरण होता है तथा उनका ऊपरी भाग समतल होता है। ऐसे स्थल रूपों को ज्यूजेन कहा जाता है। इनका निर्माण अपक्षय तथा विशेष अपर्दन के परिणाम स्वरूप होता है। ये 90 से 150 फीट तक की ऊंचाई के होते हैं। तो ज्यूजेन की हाइट हम 90 से 150 फीट तक की देख सकते हैं। तो यहाँ हमने ये बात कही है कि जो चट्टानें हैं हमारे पास, जैसे हम ये माने कि ऊपर की जो ये चट्टान की लेयर है ये सॉफ्ट रॉक हैं या कोमल सेल हैं, और नीचे की जो पट्टी है वो हमारी है हार्ड रॉक। तो हम ये देखेंगे कि ऊपर के भाग में तो ये ज़्यादा आपको अपर्दित हो जाएगी या अपक्षय हो जाएगा, लेकिन नीचे की भाग आपका कम अपर्दित या कम अपक्षय होगा। तो हम ये देखेंगे कि ऊपरी भाग कम चौड़ा दिखाई देगा और निचला भाग बहुत अधिक चौड़ा दिखाई देगा। तो इस तरह की जो संरचना है जिसको हम ज्यूजेन कहेंगे। छठी जो भू आकृति है जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर वो है यार्डंग। इसका निर्माण वायु के अपघर्षण द्वारा होता है। इनकी ऊंचाई 20 फीट तथा चौड़ाई 30 से 120 फीट तक होती है। तो चौड़ाई वेरी करती है 30 से 120 फीट तक की। कठोर सेलों के मध्य कोमल सेलों के अपर्दित होकर उड़ जाने के कारण कठोर चट्टान के भाग खड़े रह जाते हैं। इस तरह के स्थल रूप को यार्डंग कहते हैं। ये प्राय वायु की दिशा के समानांतर रूप में होते हैं। तो ये एक तरह से हम देखें कि जो भूस्तंभ है उसी के जैसा दिखाई देता है यार्डंग। और हम ये कह सकते हैं कि यहाँ भी देखें कि जो सॉफ्ट से रॉक होती हैं या कोमल सेल होती हैं उसके जो अपर्दित होता है भाग हो जाता है
और कठोर सेलें सीधी सीधी खड़ी रूप में दिखाई देती है हमें, जिसको हम यार्डंग कहते हैं। तो ये वायु की दिशा के समानांतर दिखाई देती हैं। 7वीं भू आकृति है वो है आपके ट्राइकांतर। पथरीले मरुस्थलों में शिलाखंडों पर वायु द्वारा अनेक प्रकार की आकृतियां बन जाती हैं। तो हम ये देखें कि जो रेगिस्तान है और उसमें जहाँ पत्थर की जैसी शिलाखंड है और वायु का उस पर अपघर्षण होता है तो विभिन्न प्रकार की आकृतियां बन जाती हैं। वायु की कई दिशाओं में चलने पर इन शिलाखंडों में चतुष्फलक टेट्राहेड्रल आकृति बनती है, जिसका एक फलक भूपृष्ठ पर तथा शेष 3 फलक बाहर की ओर होते हैं। इस प्रकार पार्श्वों वाले त्रिकोणाकार टुकड़े को ट्राइकांतर कहते हैं। तो हम ये देखें कि ट्राइकांतर नाम जो आया है वो ट्राई से आया है, और ट्राई का मतलब इसके अंदर त्रिकोण की आकृति का जो भू आकृति का निर्माण हो रहा है, इसलिए इसको हम ट्राइकांतर कहते हैं। 8वीं जो भू आकृति हैं वो है जलक या जालीदार शिला। जब चट्टानों के विभिन्न भागों में कठोरता अलग अलग होती है तो कोमल भाग अपघर्षण द्वारा उड़ जाते हैं, परंतु कठोर भाग यथावत बने रहते हैं। सेल भाग में जाली का निर्माण होने से इस प्रकार की शिला अस्तित्व में आती है। हाँ, तो ये भी देखने को देखा गया है कि अगर कोई चट्टान इस तरह की है जिसके अंदर हम ये बात करें कि कुछ भाग कठोर हैं, कुछ सॉफ्ट हैं, कुछ कठोर हैं, कुछ सॉफ्ट हैं, कुछ, तो इसमें से जो सॉफ्ट वाले पोर्शन हैं जिसको हम एस से इंडिकेट कर दें तो वो खाली हो जाते हैं वायु के द्वारा, लेकिन हार्ड वाले पोर्शन है या जहाँ पर कठोर चट्टानें हैं वो पोर्शन रह जाते हैं। तो एक नेट या जाली का निर्माण हो जाता है जहाँ सॉफ्ट वाले गड्ढे के रूप में दिखाई देंगे और हार्ड वाले अपने स्थान पर अप्रभावित दिखाई देंगे। तो इस प्रकार की जाली जो बन जाती है उसको हम जालक या जालीदार शिला कहते हैं। और 9वें प्रकार की जो भू आकृति है उसको पुल या खिड़की कहते हैं। जालीदार शिला में वायुन्मुखी भाग का छिद्र अपर्दन के कारण सेल के आर पार हो जाता है, जिसके परिणामस्वरूप चट्टान का कटाव नीचे तक हो जाता है, परंतु ऊपरी भाग छत के रूप में विद्यमान रहता है जो मेहराब की आकृति का निर्माण करता है। इसे पुल भी कहा जाता है। तो पुल या खिड़की का निर्माण आप ये देख सकते हैं, ये भी वायु के द्वारा हो रहा है। और जो जालीदार शिला होती हैं जिसमें जाली बन रखी हो उसी के अंदर हम ये देख सकते हैं कि जो सेल के आर पार जो छिद्र हो जाते हैं अपर्दन के कारण और ये कटाव नीचे तक चले जाते हैं, इसके द्वारा जो आकृति बनती है मेहराब या गडल शेप्ड बनती है, जिसको हम पुल भी कहते हैं। उपरोक्त संरचनाओं के अतिरिक्त वायु की गति में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न होने से परिवहित धूल या बालू के छोटे छोटे कणों का तत्काल निक्षेपण हो जाता है। तो ये तो हमने ये देखा कि जो चट्टान खड़ी रहती है उसके अंदर वहाँ पर वेदरिंग या अपक्षय होता है या इरोजन या अपर्दन होता है, उसके कारण विभिन्न प्रकार की आकृतियों का निर्माण होता है। लेकिन ये देखा गया है कि वायु के जो तीव्र वेग से चल रही होती है तो उसके साथ बालू के कण या सैंड पार्टिकल्स भी होते हैं, वो उड़ के और तत्काल डिपॉजिट हो जाते हैं। ये निक्षेप प्राय अस्थायी होते हैं, टेम्परेरी होते हैं, और तथा वायु के पुनः प्रवाहित होने से ये हवा के साथ फिर से अन्यत्र स्थानांतरित हो जाते हैं। तो इनका आप ये देख सकते हैं कि मूवमेंट चलता रहता है वायु के साथ में। मुख्यतः ये निक्षेप निम्न 3 प्रकार के होते हैं। तो इस प्रकार की डिपोजिशन से भी हम ये देख सकते हैं कि भू आकृतियाँ या फॉर्म्स, लैंड फॉर्म्स दिखाई देते हैं वहाँ पर भूरूप। पहला है आपका टिब्बा और सैंड ड्यून्स। सतही अनियमितताओं एवं वृक्षीय अवरोधों जैसे वृक्ष, पत्थर तथा झाड़ियों द्वारा, तो ये यहाँ बैरियर हैं, वृक्ष हैं, पत्थर तथा झाड़ियाँ हैं, ये वायु की गति अवरुद्ध होने से बालू का जमाव उन बैरियर्स के पास में हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप अवरोध उत्पन्न होता है तथा क्रमशः और अधिक बालू जमा होती जाती हैं। इस तरह कालांतर में प्राय गोलाकार टीलों का निर्माण होता है। इन्हें टीलों को टिब्बा कहते हैं। तो ये जो टीले हैं आपके गोलाकार होते हैं और जिनको हम टिब्बा कह रहे हैं, सैंड ड्यून्स, ये 30 से 300 मीटर की ऊंचाई तक के पाए जाते हैं। तो काफ़ी वेरी करती है हाइट इनकी। ये टिब्बे मुख्यतः मरुस्थल क्षेत्रों में, समुद्र के तटीय क्षेत्रों में तथा शुष्क जलवायु वाले बाढ़ग्रस्त मैदानों में ही पाए जाते हैं। वनस्पतियों का अवरोध न होने से ये टिब्बे वायु के सतह प्रवाह की दिशा में स्थानांतरित हो जाते हैं। यह गति 30 मीटर प्रति वर्ष तक की हो सकती है। तो ये ट्रांसफरमेंट रेट देख सकते हैं हम।
टिब्बों में इस तरह के परिवर्तन के कारण उपजाऊ भूमि, जंगल तथा बस्तियां नष्ट हो जाती हैं और वहाँ पर डेजर्ट का निर्माण होने लग जाता है, मरुस्थल का निर्माण होता है, डेजर्टिफिकेशन होता है। दूसरे प्रकार के हैं टिब्बा जो हैं चापाकार टिब्बा। मरुस्थलीय क्षेत्रों में छोटे टिब्बे प्राय चापाकार होते हैं तथा इन्हें बरकान कहते हैं। तो छोटे आकार के टिब्बे बरकान कहलाते हैं। चापाकार टिब्बों की ऊंचाई प्राय 2 से 15 मीटर तक होती है, तो इनकी हाइट कम होती है। कभी कभी इसकी ऊंचाई एवं चौड़ाई इससे कहीं अधिक भी हो सकती है। मरुस्थल में ये चापाकार टिब्बे वायु की दिशा प्रदर्शित करते हैं। जिस दिशा में वायु प्रवाहित होती है उस दिशा में ही आपको ये चापाकार टिब्बे बने हुए दिखाई देंगे। जो तीसरे प्रकार की जो भू आकृति है वो है लोयस। वायु द्वारा स्थानांतरित धूल मरुस्थलों के किनारों या पर्वतों की ढालों पर जमा हो जाती हैं। तो ये मरुस्थल के किनारों तथा पर्वतों की ढालों पर जमा हो जाती है। इस तरह के विशेष प्रकार के अति सूक्ष्म जमाओं को लोयस कहते हैं। इनका रंग हल्के पीले से लेकर हल्का भूरा तक हो सकता है। ये हल्के व सरंध्री होते हैं। इनके कणों का आकार 0.005 से 0.01 mm व्यास का होता है। तो यहाँ पार्टिकल साइज भी दे रखी है। लोयस में कार्बनिक यौगिक भी यथेष्ट मात्रा में या उचित मात्रा में होते हैं। ये एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं तथा दीवार के समान दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं विभिन्न प्रकार की जो भू आकृतियाँ हैं या मरुस्थल में विभिन्न प्रकार की आकृतियों का निर्माण, और जिसका जो सबसे मुख्य कारक है वो है तीव्र वेग से चलने वाली वायु या विंड। थैंक यू, धन्यवाद। तो आज की ऑनलाइन क्लास में हमने बात की जियोमॉर्फोलॉजी, रेगिस्तान में निर्मित होने वाली विभिन्न प्रकार की आकृतियों के बारे में। अगली ऑनलाइन क्लास में हम बात करेंगे एग्रो फॉरेस्ट्री, कृषि वानिकी एवं इट्स इफेक्ट ऑन डेजर्ट। मरुस्थल के ऊपर कृषि वानिकी का क्या प्रभाव है।